तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल में कुछ सवाल लेके हम आपको कुछ चीज बताएं। देखो, एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन देगा, जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और कह रहा है कि इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। अगर हम इस क्वेश्चन के पीछे वाला एक बात को टैग कर दे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सही बच्चे थोड़ा सा समझ लो, ऐसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर हमने 13 क्वेश्चन लिया है, 11 से कितना 14 तक के क्वेश्चन के लिए कह रहा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होगा कि कांस्टेंट जो हम सी लिख देते थे ना, उस सी की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, सी की वैल्यू भी स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कैसे करेंगे वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से भाई? तो सबसे पहले इसका dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर लिख देंगे, इस cos उठा के उधर ले जाएंगे, ये हमारा cos इनवर्स ये हो जाएगा, ये हमारा dy बाई dx, ये cos इनवर्स है, ठीक है। cos इनवर्स है। सबसे पहले आप dy बाई dx का एक्सप्रेशन निकालो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड में और कौन से मेथड के लिए बताओ? वेरिएबल सेपरेबल के लिए या आपको होमोजेनियस के लिए हो तो dy बाई dx। अब देखो, तुम x को अलग कर सकते हो कि नहीं, y को अलग कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। dy को यहीं लिख देते हैं, dy को यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर cos इनवर्स क्या है, ये है, और यहाँ लिख देते हैं dx। अब क्या है भाई, cos इनवर्स ए तो हमारा कांस्टेंट है, नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा, इधर इंटीग्रेशन होगा और इधर भी इंटीग्रेशन होगा। cos इनवर्स x को हम अलग कर लिए, cos इनवर्स ए को हमने अलग कर लिया। अब dy का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? y होगा। और cos इनवर्स क्या लिखेगा बताओ? ये लिखेगा। और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? प्लस में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या लगेगा? ऐसा छोड़ देना, डेफिनेट नहीं कहलाते, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इनडेफिनेट सॉल्यूशन है। यहाँ पर सी की कितनी वैल्यू आएगी? बहुत सारी वैल्यू आएगी। सी के इनफाइनाइट वैल्यू के लिए ये सॉल्यूशन है, बट तुम्हें कह रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, जबकि ए क्या है, रियल नंबर है, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इस कंडीशन को जो बाद में लिखा है, सेमी कॉलम के बाद जो लिखा हुआ है, उस वैल्यू को इसमें पुट करो। कैसे पुट करेंगे भाई? तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? यहाँ पुट कर, y की वैल्यू क्या पुट करेंगे बताओ? 1। और x की वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ बच्चा? बट x की वैल्यू को क्या पुट करोगे? 0। x की वैल्यू को क्या करोगे? 0। चलो भाई, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस में c हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब ये जो c की वैल्यू 1 आई, उसको इसमें पुट कर दो। जैसे आप पुट करोगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा बताओ? y बराबर x cos इनवर्स a और c की वैल्यू 1। इस सॉल्यूशन को बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? ये पर्टिकुलर सही बच्चे समझ गए हो हमारे समझ से? जब मैं बनाता हूं तो आप भी बनाया करो, मैं बनाता हूं तो आप भी बनाया करो, बनाओ तो भी बच्चे। अगर कहेगा पर्टिकुलर कंडीशन में सॉल्यूशन निकालने के लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आपको कुछ इस तरीके की बातें दे देगा। x की वैल्यू दे देगा और क्या दे देगा बताओ? y की वैल्यू दे देगा। जैसे ही x y की वैल्यू दे देगा, आप निकाल दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, बन जाएगा सही बच्चों से? लिखो सही बच्चे। ठीक है, फटाक से बनाइए। ये कॉस उठ के बेटा इधर चला गया, तो कॉस अगर यहाँ dy बाई dx रह जाता तो इसे नहीं पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? अगर साइन थीटा बराबर क्या होता था बताओ? x होता था, तो थीटा को यहाँ छोड़ते थे, इधर क्या लिखते थे बताओ? साइन इनवर्स x लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना। अब ये dy बाई dx यहाँ छूट गया, cos इनवर्स x लिख दिया। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आया? अब देखो,
ये dx को उठा के इधर ले गया, इसके बाद क्या आंसर दिक्कत है, इसको ये dy बाई dx है ना, तो dx जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, सिंपल सी बात है। dx जैसे ही मल्टीप्लाई x अलग हो गया, y अलग हो, इंटीग्रेट कर दिया, जैसे ही x y अलग हो इंटीग्रेट कर दिया। चलो एक और सवाल लगाते हैं, करने की कोशिश करो, सेम डे करो, देखो कैसे ठीक हो जाता है। चलो एक सवाल और लगाते हैं, जल्दी करो, देखो फटाक से। dx का इंटीग्रेशन x हो गया, dy का इंटीग्रेशन y हो गया, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगाते हैं, लगाएंगे, x की वैल्यू 0, ये वाला कंडीशन दिया हुआ था, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 पुट कर दिया, बहुत आसान सवाल है, चेक करो आंसर सही है, आंसर भी चेक करा करो, सवाल बनने का आंसर ही चेक नहीं करते हो। और जब c की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करोगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन, समझ गया, आंसर भी निकाल के रख लो, और आंसर मैं तो सवाल बता ही रहा हूं सही बच्चों। अब जैसे एक सवाल है, जैसे जैसे एक 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 बात बता देगा, जैसे कोई चीज क्या होता है ना, कभी कभी देखो, तो वही तो कर रहे थे आप लोग, बताओगे नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं बताओगे तो मैं तो कहीं पर छोड़ दूंगा एक्सप्रेशन को, बोलते ही नहीं हो आप लोग, मैं क्या करूं, तो इसको उठा के इधर लिख लो, y माइनस 1 करेंगे बराबर क्या लिखेंगे, x cos इनवर्स x, नहीं लिख सकते हैं, अब x को उठा के इधर कर दो, x सॉरी y माइनस 1, y में क्या हो गया x बराबर क्या हो गया cos इनवर्स, अब इनवर्स हटाओगे तो क्या लिखोगे, a बराबर cos y माइनस 1, y में क्या हो गया x, ये आंसर दिया हुआ है, हाँ? y माइनस 2 है, करेक्ट कर रखा होगा आंसर, 2 किसी भी जीवन में नहीं आया, ठीक है, वो गलत छप गया है, पीयू की किताब में करेक्ट है, क्योंकि पीयू जो है ना सीनियर वाले स्टूडेंट आस्था का किताब यूज कर रही है, इसीलिए उसकी किताब में कलेक्शन हो चुका है, समझ गया सब बच्चा, 2 आने का कहीं से भी चांस नहीं, ठीक। चलिए एक और बात सही बच्चों के साथ, देखो एक सवाल ये देते हैं सही बच्चों को, सवाल नंबर 18, हमने बोला भी था कि सभी बच्चों के साथ हम इसके वर्ड प्रॉब्लम को बनाएंगे, आ जाओ सही बच्चे मेरे साथ बनाना शुरू करो। क्या कहता है, एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व, मान लो कोई कर्व है, सपोज कर लो कुछ भी कर्व बना लिया, समझाने के लिए हम बना रहे हैं, ये कर्व बना लिया, इस कर्व पे ये पॉइंट है, मान लो ये कर्व का ये कर्व पॉइंट पी पॉइंट है, और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बताओ, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका जो इस कर्व पर हमने एक टेंजेंट बनाया, देखो एक चीज सभी बच्चे, किसी भी कर्व को जब हम डिफरेंस, कर्व का ये इक्वेशन होगा, y बराबर क्या होगा कर्व का इक्वेशन, fx, मान लो एक बात कॉन्सेप्ट के जैसा याद कर लो, जब भी इस कर्व का डेरिवेटिव करते हो, dy बाई dx लिखते हो, तो क्या आएगा भाई, f डैश x आएगा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर, फिर से बोलेंगे, किसी भी कर्व को अगर हम, उसमें कर्व में क्या है, एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल है, y को हम x के रिस्पेक्ट अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो जो एक्सप्रेशन आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा। जैसे एक छोटी सी बात है, y बराबर 4x प्लस 7 है, कोई बच्चा बताएगा इस लाइन का स्लोप कितना है, 4 है, चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट, कैसे होगा भाई, dy बाई dx 4, यही होगा डेरिवेटिव, ठीक तो है, किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करना उसका स्लोप को बताता है। चलो भाई एक सर्किल है, मान लो कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है, हम कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, इसको डेरिवेट करता, कहोगे सर कैसे डेरिवेट करें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y,
y का फिर से क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया बताओ 0। यहां से dy बाई डी एक्स का निकालो वैल्यू, dy बाई डी एक्स निकलेगा माइनस का x बटे में, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये जो सर्किल है, इस सर्किल के, ये जो सर्किल है, इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जो तो तुम टेंजेंट खींचोगे, इसका ये क्या है स्लोप। तुमको सर ये एक्स वाई वाई लिखा होगा, इस पॉइंट का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा x और कुछ ना कोऑर्डिनेट क्या होगा y। x y की वैल्यू ये डालोगे, यहां पर खींचे गए टेंजेंट निकल जाएगा स्लोप। फिर यहाँ पर पॉइंट कोऑर्डिनेट कोई दे देगा और कहेगा टेंजेंट निकालो, यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ होगी, इसमें डालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आएगा। ठीक है, तो क्या सीखा भाई, किसी भी कर्व को जब हम पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है। ठीक, चलो भाई अब क्या कर रहा है भाई, कोई कर्व है, उस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट दिस। कहता है कि इसका जो स्लोप का एक्सप्रेशन है यानी dy dx की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये जो पॉइंट, एक और पॉइंट दिए हुए हैं, कितना पॉइंट दिया हुआ है बताओ, माइनस का 4/-3। ये जो लाइन सेगमेंट है इसका भी कुछ ना कुछ स्लोप होगा, इसका स्लोप इसके स्लोप का क्या है 2 टाइम्स है। Slope of line segment joining the point of contact, this and this. The slope of tangent is, कर्व का जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो ट्वाइस द स्लोप ऑफ, तो इस पॉइंट का ये जो लाइन सेगमेंट है PQ लाइन सेगमेंट है, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो PQ लाइन सेगमेंट का स्लोप कैसे निकालोगे बताओ कोई बच्चा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। 2 पॉइंट से पास करने वाले 11th में हमने सीखा था कि 2 पॉइंट से कोई भी लाइन पास करती है उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1। तो y2 क्या हो गया, y हो गया, इसमें से माइनस करेंगे ये तो प्लस का 3 होगा, बराबर क्या होगा x माइनस प्लस हो जाएगा 4। ये स्लोप किसका हो गया, PQ लाइन का। पता ये जो स्लोप है इसके स्लोप का, यानी ये जो dy बाई dx है, dy बाई dx जो है इस वैल्यू का दुगुना है, तो इस वैल्यू को दुगुना करते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं y प्लस 3 बाई में क्या होगा x प्लस 4। ये एक्सप्रेशन बन गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, यानी यहां पर हमें कर्व का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, तो ये क्या बना है बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, नहीं बन गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से समझेंगे, हमने क्या समझाया कि किसी भी कर्व का dy बाई dx, किसी भी कर्व का एक्सप्रेशन जो dy बाई dx होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर होगा, उस कर्व के टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है भाई, तो हमने कोई कर्व लिया y कर्व लिया जिसका डेरिवेटिव किया dy बाई dx, कहा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इस लाइन सेगमेंट के स्लोप ऑफ से दुगुना है। ठीक है भाई, ये दुगुना है, इसका स्लोप निकाल के इसको दुगुना कर दिया, इसके बराबर लिख दिया, ये हमारा बन गया क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन से कहता है y की वैल्यू निकालो जो कर्व का इक्वेशन है। तो y की इक्वेशन कैसे निकलेगा भाई, तो इसको डिफरेंशिएट सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, और हम अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर काम कर रहे हैं, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर काम करेंगे तो हम x को अलग करेंगे और y को क्या करेंगे, अलग करेंगे, और दोनों को सेपरेट कर करके हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए भाई, अब इसको वेरिएबल सेपरेबल निकालते हैं मेथड, तो यहाँ dy बाई dx लिख देते हैं। ध्यान से देखो, थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं, 2 लिख दिया, y प्लस 3, ये तो फालतू स्टेप लिखना है बट लिखा गया तो चलो लिख देते हैं x प्लस 4। अब ध्यान से देखो, हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है, x को एक तरफ y को एक तरफ, पर dy और dx न्यूमरेटर में होना चाहिए। यहाँ देखो न्यूमरेटर में है dy, तो dy को रहने दो ऊपर में ही, और इसको उठा करके नीचे लेगा, 2 टाइम्स क्या लिख देंगे, y प्लस 3। 2 को आप उधर भी छोड़ सकते थे, आप उठा के इधर भी ला सकते हो। ये जो dx है जो नीचे है उसको ऊपर का लिख देते हैं, तो यहाँ पर बराबर का साइन के बाद हम dx लिख देते हैं और नीचे क्या लिख देते हैं बताओ, x प्लस 4 लिखते हैं। कोई दिक्कत है क्या, अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं बॉस। हाँ सर इंटीग्रेट कर सकते हैं सर, 1/2 को सर बाहर लगो, इंटीग्रेशन लगाओ सर, dy बटे में क्या हो गया y प्लस 3, और यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाओ सर, dx लगाओ, अपॉन में क्या हो गया x प्लस 4 लगाओ, इंटीग्रेट करो। ठीक है,
कैसे करोगे इंटीग्रेट भाई? 1/2, तो बच्चा बताएगा dy अपॉन में y प्लस 3 क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉग के फॉर्म में होगा, लॉग y प्लस 3 होता है। यहां पर क्या होगा भाई, यहां भी लॉग होगा, लॉग x प्लस 4 होगा। ठीक है, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी डालना पड़ेगा बॉस, सब डाल देते, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, यही कर्व का इक्वेशन हो गया, बट y की वैल्यू ठीक से निकालनी है। चलिए भाई, फिर कहता है ये जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये जो हमारा कर्व है ये पासेस कर रहा है कहां से, पासेस थ्रू कहां से बताओ बच्चा पटे, यहां से भी y की वैल्यू निकालनी है, बट ये कर्व का इक्वेशन तो आ गया है। अब ये कर्व कहां से पास कर रहा है भाई, -2 और कितना से 1 से, ये कर्व का इक्वेशन -2 और 1 से पास कर रहा है। तो x और y के जगह -2 और 1 डाल देते हैं, तो क्या लिखेंगे भाई 1/2 log, y की जगह क्या डालेगा कोई बच्चा बताओ, 1, 1 + 2 1 + 3 मिलके क्या हो गया बताओ 4, ये क्या हो गया log, x की जगह क्या डालेगा -2, -2 + 4 क्या होगा 2, प्लस में क्या हो गया 3। अब क्या करेंगे भाई, ये हाफ पावर इस लॉग पे ऊपर लगा देते हैं, लॉग कितना हो जाएगा 4 और इसकी पावर क्या लग जाएगी हाफ, यहां पर क्या लग जाएगी log 2, यहां पर पावर क्या लगेगी c, हाफ पावर से ये 2 क्या होगा खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा भाई log 2 बराबर क्या होगा भाई log बोलो 2, प्लस में क्या होगा c, c की वैल्यू क्या आएगी भाई लड्डू। ठीक है, किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ये कर्व का इक्वेशन इंटीग्रेशन करके आया, कर्व कर रहा है पास कर रहा है कितना -2 और 1 से, कर्व पास कर रहा है तो एक्स वाई की वैल्यू की जगह हमने -2 और 1 पुट कर दिया, एक्स के जगह -2 पुट कर दिया, वाई के जगह 1 पुट कर दिया, सॉल्व किया कुछ आया, सॉल्व किया सी की वैल्यू आया, यहां पर y की वैल्यू 1 डाला 4 हो गया, 1/2 log 4 हो गया, यहां पर -2 डाला log 2 हो गया प्लस c हो गया, 4 पावर ये log की एक प्रॉपर्टी थी, ये पावर पहले लग जाएगा, नहीं लग जाएगा पावर, पावर पहले ले जाएगा 4 की पावर 1/2 रूट अंडर हो गया एक तरीके से, ये 2 हो गया, इधर भी log 2 था घट गया 0 आ गया, c की वैल्यू तो 0 आ गया भाई। अब इस कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं c की वैल्यू, चलिए भाई c की इक्वेशंस हम पुट कर देते हैं, c की वैल्यू 1/2 के साथ log लिखेंगे और log क्या लिखेंगे y प्लस बराबर क्या लिखेंगे log x प्लस 4 लिखेंगे, आप यहां भी छोड़ सकते हैं बट यहां पर आप छोड़ो मत, इसको सॉल्व और करो, ये 2 से इस फंक्शन इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे log बोलो y प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 log x प्लस क्या लिखेंगे 4। अब इस 2 इस log के पावर आगे जो है उस पर पावर लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे भाई log y प्लस 3 बराबर क्या हो गया log x प्लस 4, इसकी पावर क्या लगा देंगे 2, समझ गया। अब log से ये log काट सकते हैं, देखो यहां पर log के आगे जब कांस्टेंट रहेगा ना तो कभी भी log कटता नहीं है, पूरी ये log का एक्सप्रेशन और ये पूरी log का एक्सप्रेशन होना चाहिए तभी log कटते हैं, log से ये log कटेंगे तो क्या बचेगा भाई y प्लस 3 बराबर क्या हो गया बताओ x प्लस 2 का सॉरी क्या लिखा हुआ है बोलो बोलो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो गया 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ये हमारा कर्व का इक्वेशन है। देखो सही बच्चे एक बात समझो, ये जो कर्व था उसका इक्वेशन हमने क्या माना था y बराबर fx, यही y की वैल्यू पूछ रहा था, उस y की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3, कोई बच्चा बताएगा ये कर्व किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है,
बोलते चले जाओ यस नो। क्या ये एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है एलिप्स और हाइपरबोला को? कोई बच्चा बता दो क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है एलिप्स और हाइपरबोला और सर्किल को? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के टर्म्स नहीं है। एक्स स्क्वायर के टर्म दिख रहे हैं सर, वाई स्क्वायर के टर्म्स नहीं है सर। ये कभी भी एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए भाई। बट होगा कौन? ये होगा, सॉरी, इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला नहीं, ये होगा हाइपरबोला नहीं होगा, ये होगा पैराबोला। पैराबोला में क्या होता था? वाई स्क्वायर बराबर 4ax या एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता था बताओ? 4ay। एक का स्क्वायर होना चाहिए। देखो यहाँ एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, इसको खोलेगा तो एक्स का स्क्वायर बनेगा ना, बनेगा। एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, वाई का हमारा एक पावर है। ये कर्व जो है ना, ये किसका कर्व है? पैराबोला का कर्व। एक नंबर एक क्वेश्चन में ये भी बता सकता है कि जो कर्व इक्वेशन है वो किसका कर्व है। देखो आंसर क्या है, इधर वाले फॉर्म में छोड़ दिया है, चलेगा भाई। तो इस टाइप के सवाल आपके केस बेस में आ सकता है। कुछ इसमें और कहानी रचेगा, वो रचयिता होगा जो केस बेस बनाते हैं, वो अच्छा मैथमेटिशियन होता है, वो केस बेस क्वेश्चन बनाएगा, इस पर कहानी जैसी बातें होगी और आपके बारे में, आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा कि आप जो सीखे 12 साल मैथमेटिक्स, उसमें कुछ केस बनता है तो आप कैसे मैथमेटिक्स को डील करोगे। तो यहाँ पर केस ही बनाया गया, कर्व ले लिया गया, कर्व पर खींचा गया, टेंजेंट जो है किसी लाइन सेगमेंट के टेंजेंट का क्या है? दुगुना है। अब ये जो बातें बोली गई ना, उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या करना है? बनाना है। यही तो मैथमेटिक्स है। आप जब 10th में थे, 11th में थे, तो क्या करते थे? आपका वर्ड प्रॉब्लम आपको टफ लगता था। क्यों टफ लगता था? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से बातें जो बनाई जाती थी, उससे आप इक्वेशन डराइव नहीं कर पाते थे। वही बात यहां भी है कि कर्व है, जिस कर्व पर खींचा गया टेंजेंट का स्लोप जो है ना, वो दुगुना है एक लाइन सेगमेंट के स्लोप के। तो हमने टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए कर्व के ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव किया, तो कहा कि पहला एक्सप्रेशन जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर हो गया। और ये जो पीक्यू लाइन सेगमेंट है, ये पीक्यू लाइन सेगमेंट क्या बन गई भाई? एक लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लिया, ये वाला। कह रहा है कि ये जो टेंजेंट का स्लोप है वो पीक्यू लाइन सेगमेंट का क्या है बताओ? दुगुना है। तो लाइन सेगमेंट को दुगुना कर दिया तो पीक्यू के क्या हो गया? टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो गया। ये हमारा बन गया डिफरेंशियल हो गया। बाकी तो डिफरेंशियल इक्वेशन की कहानी है, नहीं है? इसी को आपको केस बेस में पूछेगा, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। तो आप ये डेराइव कर दोगे, ये वाला एक्सप्रेशन लिख दोगे, आपको 1 मार्क्स लिख देगा। फिर कहेगा फाइंड द क्या? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालो, ये वाला स्लोप दिखा देगा। फिर कहेगा फाइंड द कर्व इक्वेशन, तो 2 नंबर ये हो गया, और लास्ट में ये 3 नंबर का ये सवाल हो गया एक केस बेस स्टडी। वहां पर कर्व और बना उना के फोटो कुछ बना देगा और कहेगा भैया बनाओ। अब जैसे तुम फोटो वोटो देखे, कंडीशन देखे, सबका माथा झुल गया, अरे यार पता नहीं क्या दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा ठीक से। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस होती है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। समझ गया सब बच्चा? चलिए भाई, इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम से आपके बन सकता है, आपको हिंट दिया जा रहा है कि तुम्हें इससे केस बेस्ड स्टडी का सवाल पूछा जा सकता है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन से कम आता है, नहीं आता है, कम आता है, कम आएगा। चलो एक सवाल और बना लेते हैं आज, 17 क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, तो बच्चा लिखना चाह रहा है तो लिख सकते हो, अच्छा सवाल है। कोई लिखना चाह रहा था, धूड़ा आ गया तो लिख लो। लिखना चाह रहा है, लिख रहा था क्या? बता दूं, आगे कर दूं? चलिए, चलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। कर्व का इक्वेशन फिर से कह रहा है, जो पास कर रहा है 0 - 2 से। Given that at any point itna on a curve, the product of slope of tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. कहता है कर्व का इक्वेशन निकालो जो उस पॉइंट से पास कर रहा है। फिर गिवन क्या कहता है? एट एनी पॉइंट, यानी ये कर्व है, फिर से मान लेते हैं एक कोई सी कर्व मान लेते हैं, ये हमारा कर्व है भाई। इस कर्व का एक पॉइंट ले लेते हैं, पी पॉइंट मान लेते हैं एक्स।
ले ले पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर क्या करते हैं, कर्व के ऊपर एक टेंजेंट बना देते हैं। इस कर्व को मान लेते हैं y बराबर कितना, इस टेंजेंट का, अब देखो टेंजेंट का, ये जो हमारी टेंजेंट है इसका जो स्लोप है ना, तो स्लोप टेंजेंट का क्या होता है भाई, dy बाई, ये टेंजेंट का स्लोप कहता है द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से स्लोप ऑफ टेंजेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। नहीं कर रहा है, नहीं तो कर रहा है। एक ऐसा कर्व जो उस पॉइंट से पास कर रहा है, गिवन दैट एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट p पॉइंट पे कर रहा है, ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, द dy by dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट and y coordinate of point, this is the p point, y coordinate is y, multiply by slope of tangent equal to the x coordinate of point, x coordinate of point, this is the differential equation in given condition। ये कंडीशन में आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो तुमसे पूछेगा एक कंडीशन ऐसे ही कुछ कहानी जैसा दे देगा, आएगा फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक मार्क्स, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, चाहे राइट द एक्सप्रेशन व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, तो किसी भी कर्व का जो पहली बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डी बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक पॉइंट पी अपने मन से ले लो, चलो भाई अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा लेते हैं, y को एक तरफ x को एक तरफ, चलिए भाई करते हैं। सही बच्चे हमारे साथ करें, तो क्या लिखेंगे बताओ, कोई बच्चा y लिखे, dy रहने दीजिए सर, x इधर रहने दीजिए सर, dx इधर रहने दीजिए, नहीं हो गया, अब सर इंटीग्रेट कर लो सर, आसान है, क्या होगा इंटीग्रेशन बताओ, y स्क्वायर बाई में, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई में, प्लस में एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यही तो कर्व बन गया, नहीं हो गया कर्व। अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकालो, वो कर्व कहता है पास कर रहा है 0 से 0 माइनस 2 से, लिखो पासेस थ्रू, कहां से पास कर रहा है, पासेस थ्रू, कहां से पास कर रहा है, 0 माइनस 2, पासेस थ्रू 0, तो पासेस थ्रू 0 माइनस 2 मतलब क्या हो गया, ये 0 माइनस 2 को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराओ 0 माइनस 2 से, y की वैल्यू क्या रखेगा बताओ, -2, -2 का स्क्वायर क्या हो गया बताओ, 4 बाई में 2 बराबर, x की वैल्यू क्या लिखेगा 0, प्लस में c की वैल्यू क्या आएगी बताओ 2, c की वैल्यू निकालो, अब c की वैल्यू क्या करो भाई, यहाँ पुट कर दो, c की वैल्यू क्या कर दो यहाँ, कर्व के इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर दो बॉस, चलिए c की वैल्यू कर्व के इक्वेशन में पुट कर दो, क्या लिखेंगे भाई, y स्क्वायर बाई में क्या लिखेंगे बताओ 2, बराबर क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई में क्या लिखेंगे 2, और c की वैल्यू क्या होगी प्लस में, ठीक है, नहीं होगा, क्या होगा भाई, y स्क्वायर बाई में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर बाई में 2 बराबर क्या हो गया 2, नहीं होगा, एलसीएम लेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4। बताओ ये कर्व कैसा कर्व है, किस चीज का कर्व है, सर्किल का है, हाइपरबोला का है, इलिप्स का है? सर्कल का कभी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल होता है और पॉजिटिव होना चाहिए, सर्किल का कभी नहीं होता है, ये सर्किल का कर्व कभी नहीं होता है, इलिप्स में बीच में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, कभी भी माइनस का साइन नहीं होता, तो बचता कौन, हाइपरबोला बचता है, हाइपरबोला में क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, कोई एक निगेटिव होगा, इलिप्स में दोनों पॉजिटिव होगा, सर्किल में भी दोनों पॉजिटिव होगा, बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल होगा, यहाँ इक्वल तो है पर दोनों पॉजिटिव नहीं है, जब ये पॉजिटिव, देखो सर्किल का इक्वेशन क्या था, सीखो सही बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर क्या होता था बताओ, आर स्क्वायर होता, ये तो सर्किल का इक्वेशन होता, यहाँ कहां से सर्किल दिख रहा है भाई, जिसको भी दिख रहा है सर्किल दिख रहा है, इलिप्स कैसे सीखे थे, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर, क्या दिख रहा है? इलिप्स दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है कहीं पर क्या? यार इलिप्स का फिगर कैसा होता था सर? अभी बना ना एरिया अंडर कर्व में ये इलिप्स का फिगर। ये हमारा सर्किल है, सर्किल, इसका सेंटर क्या है बताओ? 0 0। और एक हाइपरबोला होता है, जब निगेटिव होता है कोई भी निगेटिव हो जाए, एक्स नहीं तो वाई में से निगेटिव हो जाए तो हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, ये भी माइनस हो सकता है, प्लस में क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, बराबर में क्या होगा? 1। ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ऐसा हो सकता है। समझ गया? तो ये कर्व किसका कर्व है? हाइपरबोला का है। ये हमारे साहब इलिप्स साहब है, याद कर लो ना। देखते हो अंडे के आकार का इलिप्स होता है, गोल गोल क्या होता है? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको, सर्कल। और ये हमारे हाइपरबोला साहब है, ऐसा इस तरीके का होता है हाइपरबोला। यहाँ पर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तब ये फिगर बनेगा, और उल्टा होगा तो हमारा हाइपरबोला ऐसे बनेगा, इस तरीके से। ये कॉनिक सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? 11th में पढ़ा था, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला। और एक पैराबोला था जिसका शेप कैसे बनता था? ऐसा, या तो ऐसे, नहीं तो कैसे बनेगा? ऐसे, सॉरी ऐसे, ऐसे बनेगा नहीं। फिर क्या बन सकता है? ऊपर भी बन सकता है। फिर क्या बन सकता है? नीचे। ये सब क्या है? पैराबोला है, पैराबोलिक कर्व है। तो इस तरीके से देखो आंसर क्या दिया हुआ है। हो सकता है कि नहीं चीजें, कोई ऐसी चीजें नहीं होती है, बट सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेम होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मेरी समझ से आप इन शब्दों से, शब्दों वाले सवालों से भली बातचीत परिचित हो गए होगे और बना लोगे आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना पाओ, ठीक है। चलो भाई, कुछ सवाल है, ठीक है, कुछ सवाल हैं जिस सवालों को बनाया जा सकता है। टीचर भी मेहनत करेगा, स्टूडेंट भी मेहनत करेगा, तब जाके ये सवाल क्या होंगे? बनेंगे अच्छे से। अब देखो जैसे एक सवाल है, चलते हैं हम लोग हेमोजीनियस पे, फिर से चलते हैं। चलिए हेमोजीनियस पे चलते हैं, एक सवाल ले लेते हैं हेमोजीनियस का। हेमोजीनियस की बातें आपको समझ में आ गई है सभी बच्चों को? हेमोजीनियस में क्या करोगे? सबसे पहले फंक्शन को आप dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लो। हेमोजीनियस के फंक्शन को सबसे पहले dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिख लो, हेमोजीनियस फंक्शन। चलो एक सवाल ले लेते हैं हेमोजीनियस के, ये सवाल नंबर 11, चाहे सवाल नंबर 10 ले लें। चलिए 10वां सवाल हम ले लेते हैं हेमोजीनियस का। चलिए भाई 10वां सवाल है हेमोजीनियस का। कहेगा सर हेमोजीनियस के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखो, dy बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन लिखो। ये हमारा dy वाला लिख रहा है, तो क्या लिखेंगे भाई? e की पावर x बटे में y 1 माइनस x बाई में y बराबर क्या होगा भाई? dy। इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस में 1 प्लस e की पावर x बटे में y, और यहां लिखे हुए हैं dx। देखो एक चीज सभी बच्चे, देखो सभी बच्चे, यहां x बटे में y दिया हुआ है, y बटे में x दिया हुआ हो, y बटे में x दिया हुआ हो एक्सप्रेशन में, तब आप dy बाई डी एक्स निकालो, एक्सप्रेशन निकालो। और x बटे में y दिया हुआ हो तो dx बटे में dy निकालो, dx बटे में dy। सहूलियत के लिए निकालने को तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, dy बाई डी एक्स से भी बन जाएगा, बट हम कहते हैं dx बटे में dy निकालो। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के क्या लाओगे? इधर लाओगे, e की पावर क्या लिखोगे बताओ? x बटे में y 1 माइनस x बटे में y, इसके बटे में क्या लिखोगे? निगेटिव साइन ले आते हैं, 1 प्लस e की पावर x बटे में y, यहां पर आ गया dx, y में आ गया dy। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब ऐसा जब आए तो x की वैल्यू vy पुट कर लो, x की वैल्यू क्या कर लो? vy पुट कर लो। y बराबर vx पुट करते थे ना, x बराबर vy पुट। अब हम लोग
इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, क्या लिखेंगे बताओ, dx बटे में dy बराबर dv बटे में dy, यहां y लिख दो और यहां लिख दो क्या, बोलो कोई बच्चा, v लिख दो, y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो, इस x को y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, v को y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट दो, y लिख दो, v लिख दो, y को y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे बनाए, ठीक है। अब इस सारी बातों को ऊपर वाले एक्सप्रेशन में क्या कर दो, पुट कर दो। आ जाओ अब थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत, चलो भाई आओ सही बच्चे, यहां से एक ऐसा बाउंड्री बना लेते हैं, अब इधर कुछ लिख लेते हैं, dx बटे में dy की जगह ये लिख देते हैं, क्या लिख देंगे बताओ कोई बच्चा, dv बटे में, बोलो dy इंटू में क्या लिख देंगे y, प्लस में क्या लिख देंगे v, यहां e की पावर v लिख देंगे, तुमको सर e की पावर v क्यों लिख दिया, x बटे में y ये बराबर होता है किसके, v के, तो जहां e की पावर x बटे में y है उसके v पुट कर दिया, यहां लिख दिया 1 माइनस v, इसके बाय में लिख दिया निगेटिव, बोलो बोलो 1 प्लस e की पावर v, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, अलग अलग करोगे सेपरेट हो जाएगा, क्या लिखेंगे dv बाय में dy, यहां पर क्या लिखेंगे y, e की पावर v 1 माइनस v, इसके बटे में निगेटिव 1 प्लस e की पावर v, और यहां पर माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसीलिए निगेटिव साइन क्या ले लो, कॉमन ले लो, और एलसीएम ले लो 1 प्लस ई की पावर v, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो, e की पावर v माइनस v e की पावर v प्लस हो जाएगा, क्योंकि v आपने कॉमन ले लिया माइनस में, तो 1 प्लस e की पावर v, देख लो कोई दिक्कत हुआ हो तो पूछो यहां से, ये निगेटिव साइन बाहर किया, e की पावर v माइनस v e की पावर v, एलसीएम जाके यहां चिपका, ये माइनस साइन कॉमन लिया तो ये वाला साइन यहां प्लस हो गया, v 1 प्लस e की पावर v, सॉल्व करो, क्या लिखेंगे बताओ, निगेटिव e की पावर v माइनस v e की पावर v प्लस v, बोलो बोलो प्लस में v e की पावर v, बाय में क्या हो गया बताओ, 1 प्लस e की पावर v, देखो ऊपर से कुछ कट रहा है ना, ये वाला बाबा इस बाबा से कट गया, बचता क्या है भाई, माइनस e की पावर v प्लस v अपॉन में 1 प्लस e की पावर v, अब v वाले को एक तरफ dv बाई dx dy इंटू y, चलो भाई यहां के बाद अब y को एक तरफ और v को क्या एक तरफ, देखो क्वेश्चंस में क्या होता है ना, हमारा आज से अगर हम 3 साल पहले जाएं तो हमारे बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल था वो बड़ी जबरदस्त हुआ करता था, 10 साल पीछे चले जाए, आजकल क्या होता है, हम स्टूडेंट का कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमारा सराउंड्स भी वैसा हो गया है, हमारा जैसे ही लंबा क्वेश्चन होता है ना और थोड़ी लेंदी प्रोसेस आती है, हमारी दिमाग क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, हम चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट आ जाए, ठीक है, नहीं चाहते हो, तुरंत नहीं आएगा रिजल्ट, 1 साल तक लगातार बच्चा पढ़ता है तब जाके 12वीं पास करता है, और एक क्लास आप 1 साल पढ़ के पास किए हो, बिना पढ़े पास ही नहीं हो सकते ठीक से, रिजल्ट तभी आएगा अच्छा जब तुम्हारा मेहनत आएगा, कभी भी टीचर के हेल्प से स्टूडेंट का रिजल्ट इंप्रूव होता है, अच्छा नहीं आता, इंप्रूव कर जाता है, ठीक है।
हम थोड़ा हेल्प कर देंगे। अरे मेहनत का इंसान ही तो काम करेगा यार, जो मेहनत नहीं करा वो कहां से सीखेगा यार, कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए भाई, अब v को अलग तरफ करेंगे और क्या करेंगे, y को अलग। यहां dv ऊपर वेट कर रहा है, इस dv को क्या करेंगे, कहेंगे रुको v सारे को इधर ले आते हैं। यहाँ dv ऊपर था, ये जो न्यूमरेटर में है इसको ऊपर, यहाँ जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस क्या कर देंगे e की पावर v ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या कर देंगे भाई v अपॉन में v अप e की पावर v को नीचे लिख लेंगे, माइनस साइन वही रहने देते हैं, ये dy है ऊपर लिख देते हैं, और जो y ऊपर था नीचे लेकर के y लिख देते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये निगेटिव साइन यहां लगा लेते हैं। अब इंटीग्रेट कर देंगे, कोई बच्चा बताएगा कैसे इंटीग्रेट करें। भाई किसी का कोई डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, ये पूरे को डेरिवेटिव मान लो t या z, v प्लस e की पावर v को क्या मान लो, z मान लो, v का डेरिवेटिव क्या होगा 1, e की पावर v का e की पावर v होगा, यहां पर क्या लिखेगा dv बराबर क्या होगा बताओ dz। आ गया कि नहीं आ गया कुछ, ये dz आ गया और नीचे क्या आ गया z, ये क्या हो गया माइनस 1/y आ गया और इंटू में क्या हो गया dy। यहां पर log क्या आएगा बताओ, z आएगा, यहां पर माइनस में क्या होगा log y आएगा, प्लस में क्या आएगा log c आएगा। सारी चीज log में हो ना तो कांस्टेंट को भी log में लिख लो, ठीक है। अब इस log को उठा के इधर ले जाओ, log क्या हो गया z, प्लस में क्या हो गया log y बराबर क्या हो गया log c। चलिए भाई यहां तक तो समझ में आ गया बच्चा पार्टी। log इनटू में क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस में log क्या हो गया zy हो गया बराबर क्या हो गया log क्या हो गया c हो गया, ये log से log काट दो, zy बराबर क्या हो गया भाई c। अब z की वैल्यू पुट कर दिया जाए, z की वैल्यू कितना है बताओ, v प्लस e की पावर v इंटू में क्या है y बराबर क्या हो गया c। चलो भाई अब थोड़ा सा और करेंगे भाई, क्या करेंगे v की वैल्यू पुट कर देंगे, v बराबर क्या था x बाई वाई, x बाई वाई लिख देंगे, e की पावर x बाई वाई लिख देंगे और y यहां लिख लेंगे बराबर क्या लिखेंगे c, y से मल्टीप्लाई कर देंगे, x बचेगा y e की पावर x बाई वाई बराबर क्या होगा c। ये आंसर हमारे समझ से होना चाहिए। देखो आंसर, सवाल नंबर कौन सा है 10वां है। होमोजेनियस का सवाल नंबर 10वां है, ठीक है। तो चीजों को किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि चीजें नहीं हो सकती है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा हिम्मत से और थोड़ा सा होशियारी दिखाते हुए चीजों को करोगे तो यू विल अचीव द टारगेट। तो आज की क्लास यही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर पढ़ेंगे।